नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अविश्वसनीय जर्नी को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। मतलब सोचिए, एक इंसान जो सिनेमा का सबसे चहेता सुपरस्टार था, वो अचानक से एक पूरे राज्य का सबसे बड़ा नेता कैसे बन गया। ये कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट की है। अब जरा ये फिगर सुनिए, महज 500 रुपए। 1984 में एक छोटे से बच्चे की पहली एक्टिंग सैलरी बस इतनी ही थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? यही लड़का आगे चलकर अपनी एक एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए के ऑफर्स लिटरली ठुकरा देता है। और क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो 59 साल पुराने पॉलिटिकल वर्चुअस को सीधी चुनौती दे सके। ये एक असाधारण छलांग है और आज हम इसी पूरी कहानी को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, राइज ऑफ अ सिनेमा स्टार, द मेकिंग ऑफ द रियल हीरो। यहाँ हमें ये समझना है कि कैसे जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने सिनेमा के पर्दे से आम जनता के दिलों तक वो एक अटूट कनेक्शन बनाया। अगर हम उनके करियर का ग्राफ देखें तो 1984 में सिर्फ 10 साल की उम्र में फिल्म वेट्री से उनकी शुरुआत हुई। फिर 1992 में पहली बार लीड रोल मिला, जो सच कहें तो फ्लॉप रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1996 से ब्लॉकबस्टर फिल्मों का जो दौर शुरू हुआ ना, फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सुपरस्टार स्क्रीन पर हमेशा आम आदमी का मसीहा बना, सिस्टम से लड़ने वाला और गरीबों का चैंपियन। और धीरे धीरे यही इमेज दर्शकों के दिलों में पूरी तरह से बस गई। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर, द सोशल अवेकनिंग, शिफ्टिंग फोकस टू द रियल वर्ल्ड। पर्दे का ये रियल हीरो आखिर असल जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से कब तक दूर रहता? उनकी लाइफ का फोकस अब रियल दुनिया के बड़े सोशल मुद्दों के तरफ मुड़ रहा था। साल 2009 की बात है। बिना किसी मीडिया के शोर शराबे के उन्होंने एक बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव चलाया। उनके जो 85,000 फैन क्लब्स थे ना, उन्हें सिर्फ फिल्म रिलीज के सेलिब्रेशन तक लिमिटेड नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें विजय मक्कल इयक्कम नाम के एक विशाल ग्राउंड लेवल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया गया। ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट तक ये फैन बेस अब एक एक्चुअल सोशल फोर्स बन चुका था। लेकिन इस बड़े बदलाव के पीछे का जो कारण था, वो बहुत ही गहरा और इमोशनल था। दरअसल जब वो सिर्फ 2 साल के थे, तब उनकी छोटी बहन विद्या का निधन हो गया था। इस भयंकर दुख ने एक थॉट को जन्म दिया, सिर्फ अपने लिए जीना काफी नहीं है। सच में यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने शोहरत और पैसे से बहुत दूर उनके जीवन के असली मकसद को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और ये सोशल अवेयरनेस अब धीरे धीरे पॉलिटिकल रंग लेने लगी थी। 2017 में आई फिल्म मर्सल याद है? उसमें सीधे जीएसटी और हेल्थ केयर पर सवाल दागे गए। फिर 2019 में सीएए प्रोटेस्ट का खुला समर्थन हुआ और 2023 आते आते तो वो सीधे तौर पर गवर्नमेंट पॉलिसीज की आलोचना करने लगे। इन सब चीजों ने पब्लिक को एक क्लियर मैसेज दिया कि ये इंसान सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं है, बल्कि सिस्टम से भिड़ने के लिए तैयार एक जागरूक नागरिक है। और यहीं से शुरुआत होती है तीसरे चैप्टर की, एंटरिंग द पॉलिटिकल अरीना, द बर्थ ऑफ तमिल जागा वेत्री कड़गम। फाइनली वो ऐतिहासिक वक्त आ गया जब इस सुपरस्टार ने अपनी करोड़ों की सेफ और शानदार सिनेमाई दुनिया को छोड़कर भारत की उस मुश्किल और टफ पॉलिटिकल पिच पर उतरने का फैसला कर लिया। फरवरी 2024 तमिलागा वेट्री कड़गम यानी टीवीके का ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया। इसका सीधा सा मतलब है जीत की पार्टी। अब ये सिर्फ एक नॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं थी। इस एक कदम ने मीडिया से लेकर वहां की स्थापित राजनीतिक पार्टियों तक सब में एक तगड़ी हलचल मचा दी। और हाँ, ये भी बिल्कुल साफ हो गया कि अब एक्टिंग का वो सुनहरा करियर हमेशा के लिए पीछे छूट चुका है। टीवीके का पॉलिटिकल स्टैंड ना डे 1 से एकदम क्रिस्टल क्लियर था। अक्टूबर 2024 में विक्रवंडी में जो हुआ वो देखिए। 8 लाख लोगों की उस खचाखच भरी भीड़ के सामने एक बहुत ही बोल्ड मूव लिया गया। एक तरफ वैचारिक राइवल के तौर पर राइट विंग पॉलिटिक्स को ओपन चैलेंज दिया गया, और ठीक उसी वक्त राजनीतिक राइवल के तौर पर करप्शन और फैमिली पॉलिटिक्स का कड़ा विरोध किया गया। मतलब एक ही स्टेज से एक ही बार में राज्य की 2 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर्स के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, फेसिंग ट्रायल्स एंड ट्रेजेडीज, टेस्टिंग द न्यू लीडर। देखिए, एक बिल्कुल नई पार्टी को पूरे स्टेट लेवल पर खड़ा करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। चुनौतियां आनी ही थीं, और इसी बीच एक बेहद दर्दनाक हादसे ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। पार्टी का एक्सपेंशन बहुत तेजी से
और पूरे डेटा ड्रिवन तरीके से हो रहा था। नवंबर 2024 में सरकार के खिलाफ 26 रेजोल्यूशंस पास किए गए और फरवरी 2025 तक तो 70,000 बूथ एजेंट्स भी अपॉइंट कर लिए गए। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन सितंबर 2025 में पार्टी को एक भयानक ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा। करूर की एक रैली में बेतहाशा भीड़ के चलते क्राउड क्रश हुआ, जिसमें 41 मासूम लोगों की जान चली गई। जाहिर है क्रिटिक्स को तो मौका मिल गया। सवाल उठने लगे कि क्या ये नई लीडरशिप इस लेवल की पॉलिटिक्स हैंडल भी कर पाएगी। लेकिन इसका जो जवाब मिला वो बहुत ही सॉलिड और तुरंत था। हर एक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी से पीछे हटने के बजाय उन्होंने खुद पर्सनली जाकर पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। इस अकाउंटेबिलिटी ने साबित कर दिया कि ये लीडरशिप कितनी सीरियस और कमिटेड है। और अब हम आते हैं सबसे अहम 5वें चैप्टर पर, द 2026 हिस्टोरिक इलेक्शन, ब्रेकिंग अ 59-year duopoly। इन तमाम उतार चढ़ावों और चुनौतियों से गुजरने के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया जिसने पूरी हिस्ट्री पलट दी और दशकों पुराना जो पॉलिटिकल ड्यूओपोली था ना, वो हमेशा के लिए टूट गया। मार्च 2026 में एक ऐसा डिसीजन आया जिसने सबको चौंका दिया। 234 में से 233 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना। जी हाँ, किसी भी बड़ी या पुरानी एस्टैब्लिश पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं। सारे बड़े पॉलिटिकल पंडित इसे एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी बता रहे थे। लेकिन ये फैसला हवा में नहीं लिया गया था। ये उन 85,000 ग्राउंड लेवल फैन क्लब्स की ताकत और उनके अपने कॉन्फिडेंस पर बेस था। इस पूरी सक्सेस स्टोरी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनके मैनिफेस्टो ने। क्या था उसमें? ड्रग फ्री स्टेट, युवाओं के लिए पक्की नौकरियां, महिलाओं के लिए हर महीने डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, फ्री सरकारी बस ट्रैवल और कोलैटरल फ्री एजुकेशन लोन्स। एकदम टू द पॉइंट। ये मैनिफेस्टो सीधे आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों पर हिट कर रहा था, जिसने लाखों महिलाओं, यूथ और खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स को एक साथ जोड़ लिया। और इस जबरदस्त मोबिलाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ? 85.1% का रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्नआउट। यकीन मानिए ये कोई आम इलेक्शन रहा ही नहीं था। ये एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन बन चुका था। पोलिंग बूथ्स के बाहर जो हुजूम था वो चीख चीख कर बता रहा था कि अब तमिलनाडु की जनता एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव चाहती है। और जब नतीजे आए तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल बिसात पलट चुकी थी। टीवीके ने 108 सीटें जीतकर हर किसी के होश उड़ा दिए। वहीं डीएमके 59 और एआईएडीएमके सिर्फ 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 2 साल पुरानी एक पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और दशकों पुराने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एक झटके में जड़ से उखाड़ फेंकती है। और अगर पॉपुलर वोट शेयर को देखें तो 35% का वो मैसिव नंबर ये चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ये जीत कोई तुक्का या किस्मत नहीं थी। 1960 के बाद पहली बार किसी नॉन द्रविडियन पार्टी ने ऐसा करिश्मा किया था। इस वोट शेयर ने एक बात तो पूरी तरह साफ कर दी, सिल्वर स्क्रीन का वो मसीहा अब रियल लाइफ में एक नए पॉलिटिकल एरा का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बन चुका है। लेकिन कहते हैं ना, बड़े बदलाव अपने साथ बहुत बड़े सवाल भी लेकर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बॉक्स ऑफिस और बैलेट बॉक्स पर राज करने वाली ये रणनीतियां करोड़ों लोगों के इस बड़े से राज्य को प्रभावी ढंग से चलाने में भी उतनी ही सफल होंगी? क्या सिनेमा का एक बेताज बादशाह एक बेहतरीन और काबिल मुख्यमंत्री साबित हो पाएगा? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।